आज के क्लास में हम लोग यंग के एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। यंग नाम का एक वैज्ञानिक ने प्रकाश के व्यतिकरण की घटना को दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन किया है और वही प्रयोग हम लोग यहाँ पर देखते हैं। होता क्या है कि मान लो कि दो प्रकाश स्रोत है, जैसे उन्होंने अपने प्रयोग को किया कैसे था, जरा उस बात को हम आपको क्लियर कर दें कि वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कैसे था। उस एक्सपेरिमेंट को आप देखिए हमारे साथ, आइए देखते हैं। उन्होंने क्या किया कि एक स्क्रीन यानी एक पर्दा लिया और उस पर्दे में, स्क्रीन में एक नैरो होल का मतलब क्या हुआ, पतली छिद्र को कर दिया। माना यहां पर अब एक प्लेट ले लिया, अपारदर्शी प्लेट, और उसमें एक नैरो होल जिसको स्लिट बोलते हैं, पतली छिद्र को कर दिया और इसका नाम उन्होंने स्लिट रखा। पतली छिद्र को हम बोलते हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी स्लिट। तो एक स्लिट को उन्होंने यहां रखा, ये स्लिट हो गई पतली छिद्र। यहां पर एक इंटेंस सोर्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश का एक तीव्र स्रोत यानी तेज जलता हुआ जहां से रोशनी निकलती है, वैसा ही कोई स्रोत यानी मोमबत्ती नहीं, कोई तेज जो जहां से तीव्र प्रकाश का स्रोत रख दिया। जैसे मान लो हाई वोल्टेज का कोई बॉल, जैसे हाई वॉट का कोई बॉल, ज्यादा वॉट वाला बॉल यहाँ पे डाल दिया। अब यहां से प्रकाश तो अपने जब भी निकलेगा लाइट, तो आपको पता है वेव फ्रंट के रूप में निकलता है। आप वेव थ्योरी देख रहे हो तो यहाँ पर लाइट वेव फ्रंट के रूप में, ऐसे वेव फ्रंट के रूप में निकलता है। अब ठीक इसके पैरेलल यानी इसके समानांतर उन्होंने एक और स्क्रीन को रखा, एक और पर्दा रखा, जो पर्दा इससे इक्वी डिस्टेंसेस था। मतलब यहां से देखो, यहां से जितनी दूरी पर जो होल था उतनी ही दूरी पर उन्होंने एक दूसरा होल को रखा। ऑलमोस्ट ये दिख ही रहा है बराबर। ऐसे दिखाइए, लग तो रहा है कि बराबर ही है। ये दोनों बराबर है या नहीं, यहां से एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। यहां से एक सिंगल लाइन को ड्रॉ कर लिया गया। यहां पर एक जो ओपेक स्क्रीन को उन्होंने रखा, उसमें दो नैरो स्लिट डाला था। किसने डाला था? यंग नाम का जो यंग साइंटिस्ट थे, उन्हीं का यह डाला हुआ था। देखिए यहां से, तो यहां पर यंग नाम का एक साइंटिस्ट ने जो नैरो होल डाला, नैरो यानी रेखा छिद्र बोलते हैं उसको, नैरो होल। इसको आप यहां पर एक ये स्लिट है, नैरो होल मतलब स्लिट, पर्दा जिसको बोलते हैं। दोनों बराबर दूरी पर इक्वी डिस्टेंसेज है एस से। यहां पर देखना, एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है ये, आप लोग यहां देख सकते हो इसको। स्क्रीन पर अपने नजर गड़ाए रखना। यहां पर एक स्क्रीन पर अपने नजर गड़ाए रखना और देखो यहां से एस से बराबर दूरी पर दो स्लिट डाला, दो पतली छिद्र उन्होंने किया, और ये इसको भी हम स्लिट बोलते हैं, S1 और S2 नाम दे देते हैं। अब यहां से जो सोर्स, यहां से जो वेव फ्रंट जा रहा है, यह वेव फ्रंट देखते चलो, ऐसे गया, यह वेव फ्रंट है, ये ऐसे ऐसे वेव्स यहां से निकल रहा है। अब यहां से जो वेव निकलेगा, ऐसे ऐसे वेव निकलेगा, ऐसे 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 वेव, यह वेव दोनों ऐसे ऐसे आएंगे और दोनों एक दूसरे से टकराते चले जाएंगे। आप यहां देखिए इस एक्सपेरिमेंट को जरा, ऐसे ये दोनों वेव आएंगे और दोनों
टकराते एक दूसरे से, इसी को बोलते हैं सुपरपोज करना। जो हम लोग अध्यारोपण कल देखे थे सुपरपोजिशन, वही वाला सुपरपोजिशन यहाँ पर ऐसे होता है। अब हाथ से जब भी हम बनाएंगे तो उतनी एक्यूरेसी तो नहीं आएगी। अब इस घटना को समझ सकते हैं कैसे, यहां पर उन्होंने एक स्क्रीन रखा, सभी स्क्रीन आपस में समानांतर पैरेलल है। इस स्क्रीन पर क्या हुआ आप देखिएगा जरा, जैसे यहां पे जो कटा, ये ऐसे कट रहा है यहाँ पे, तो यहाँ जो कटा, जहां ऐसे यहाँ सुपरपोजिशन हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, ऐसे ही अनेक जगहों पे कटते कटते एक यहाँ पे एकदम ब्राइट लाइन दिखा, जिसको हम ब्राइट फ्रिंज का नाम दिए। जहां जहां ये कटते हैं एक जगह दिखा क्या कि ये जो कटा ये ब्राइट दिखा यहाँ, उसके बाद जो कटा वो ठीक फिर डार्क दिखा। जैसे हाथ से कटा हुआ है तो अगर ऐसे काटेंगे तो ये ऐसे आता है कि एक ऐसे कटते कटते जहां जहां कटान बिंदु होता है ना, इसके जस्ट बाद, जैसे या इसके लिए यहाँ पर ऐसे ऐसे कटते गया तो ये ब्राइट के बाद डार्क बना, डार्क के बाद फिर ब्राइट बनेगा, यानी कटता ऐसे है। अब इसको हम बनाते कैसे हैं वो जारी थोड़ा हम आपको समझा देते हैं। इस फिगर को हम ऐसे बनाते हैं कि जब ये कटते जाते हैं, जितने भी दोनों वेव फ्रंट के लाइट वेव्स कटते जाते हैं, तो यहां पर हम करते क्या है बेटा कि अपना पहले से एक लाइन ऐसे ऐसे बना लेते हैं। एक ये हो गया, वैसे ही यहां पर आप लोग भी यही काम करिएगा, बना लीजिएगा, ऐसे ऐसे बनाइएगा, ऐसे ऐसे बनाते चलिएगा। जैसे 2-3-4 बना लेना है ऊपर, सेम डिस्टेंस ऑलमोस्ट, मतलब करीब करीब अपना अंदाज करके सेम डिस्टेंस ऐसे ऐसे बना लीजिएगा। सेम डिस्टेंस पर जैसे 3 लाइंस वहां पे ब्रोकन और 3 लाइंस उसके नीचे ब्रोकन दिखाइएगा। यहां पर ये क्या होगा, एक दूसरे से ऐसे कटते करते, जैसे यहां से आया था कटा था, तो अब ऐसे नहीं काट के ऐसे दिखाइएगा तो फिगर थोड़ा आपका साफ बन जाएगा और बनाना भी तो आसान होगा। ठीक वैसे ही यहां पर भी वेव फ्रंट्स जब एक दूसरे से कट करते हैं, सुपरपोज होते हैं, उनको भी दिखाइएगा। यहां पर ऐसे ऐसे दिखाइएगा, ये सब ऐसे ऐसे दिखते चले जाएंगे। फिर वैसे ही यहां पर भी जरा देखते रहिए, यहां पर ये कटते जा रहा है, काटते जाइए, ऐसे ऐसे एक बार करिए और फिर अगला बार ऐसे ऐसे करिए, यहां पर भी काट दीजिए, ऐसे ऐसे काटिए, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे काट दीजिए। ये दोनों जो पॉइंट्स एक दूसरे को काट रहे हैं, इसी को अध्यारोपण बोलते हैं, इंग्लिश में इसको सुपरपोजिशन बोलते हैं। तो यहां पर क्या होता है, जैसे यहां ऐसे लाइन दिखाइएगा, भरिएगा नहीं, डार्कन नहीं करिएगा, इसको डार्कन नहीं, ऐसे ऐसे करिएगा, तो यहां ब्राइट बन गया। इसके पूरे लाइन को ब्राइट दिखने लगता है। जहां जहां यह कटता है, जहां जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, सब जगह तीव्रता बड़ी होगी, सब जगह ब्राइट यानी चमकीला बनता है। हम इस लाइन को बोलते हैं फ्रिंज। तो ये यहां पर जो बना, यह ब्राइट फ्रिंज कहलाएगा, चमकीली फ्रिंज। ठीक उसके बाद जो बनता है, यहां पर हम देखते हैं ये जो लाइन बना, इसको काटने पर यहां पर ये डार्क लाइन बन जाता है, तो हम इसको बोलते हैं डार्क फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज, इसको डार्क फ्रिंज बोलते हैं। ठीक वैसे ही यहां पर जो नेक्स्ट कटता है वो ऐसे ऐसे सुपरपोजिशन के बाद आता है, इसको ब्राइट बनता है। यानी जो आपने इंटरफेरेंस पैटर्न को देखा था कि जब 2 लाइट वेव्स एक दूसरे के साथ सुपरपोज करते हैं, एक ही डायरेक्शन में चल करके, तो प्रकाश की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर मैक्सिमम और कुछ पर शून्य होती है, यानी यह एकांतर रूप से महत्तम और न्यूनतम होती है। जब प्रकाश की 2 तरंगे एक दूसरे से अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी प्रकाश की तीव्रता एकांतर रूप से महत्तम और शून्य होती है। जहां महत्तम होती है वहां दीप्त क्षेत्र ब्राइट बनता है और जहां पर न्यूनतम होती है वहां अंधेरा बनता है। तो वैसे ही यहां पर जो बना, यहां सब ब्राइट ब्राइट, तो ये इसको बोलते हैं, इस लाइन को ब्राइट फ्रिंज, और इसको बोलेंगे डार्क फ्रिंज। बी फॉर ब्राइट, डी फॉर डार्क, यह दीप्त और इसको बोलते हैं अदीप्त। वैसे ही फिगर बनाना है, जहां जहां ब्राइट होगा यहां डार्क कर दीजिएगा, यानी
और जहां ब्राइट होगा आप थोड़ा उसको गोल घेर दिए ताकि बीच में उजला दिखेगा, वो ब्राइट को संबोधित करेगा। ठीक है, वैसे ही अब इसके बाद डार्क कर दीजिएगा। ये सारे जितना भी कट पार्ट होगा, सुपरपोजिशन वाले पार्ट्स होंगे, सबको डार्क कर दीजिएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, डार्क, यहां पर फिर ब्राइट, फिर यहां पर डार्क। और इसी को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न, और हिंदी में इसको बोलते हैं व्यतिकरण चित्र। व्यतिकरण चित्र। तो व्यतिकरण चित्र अगर पूछता है आपसे कि व्यतिकरण चित्र क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा कि जब दो लाइट वेव्स एक दूसरे से कटते हैं तो दीप्त और एकांतर रूप से दीप्त और अदीप्त धारियां दिखती हैं। उन धारियों के समूह को जिस पर्दे पे उतारा जाता है, ठीक है ना, उसी समूह को, उन धारियों के समूह को एक पर्दे पे उतारा जाता है, उन धारियों के समूह को उस पर्दे पर व्यतिकरण चित्र कहते हैं। क्लियर हो गया? ये हो गया बेटा यंग का प्रयोग, यंग्स एक्सपेरिमेंट, जिसको हम बोलते हैं यंग का प्रयोग। इसको बोलते हैं हम यंग का प्रयोग। क्लियर हो गया? स्पष्ट हो गया आपका? ये हो गया यंग का प्रयोग। तो यंग ने अपने प्रयोग पर, फाइनली समझ लो, यंग अगर पूछता है यंग के प्रयोग की व्याख्या करे तो क्या बोलिएगा? यंग नामक वैज्ञानिक ने 3 पर्दे को लिया। पहला पर्दा उन्होंने एम लिया, दूसरा पर्दा का नाम एन और तीसरा का नाम ओ लिया। उन्होंने पहले पर्दे पर एक पतली छिद्र कर दिया जिसे हम स्लिट बोलते हैं, स्लिट, और हिंदी में स्लिट ऐसे लिखते हैं, स्लिट कहते हैं। अब उस पतली छिद्र के सामने एक तीव्र प्रकाश का स्रोत रख दिया। इस स्रोत से निकली तरंगाग्र जब इस पर्दे के सामने, अच्छा एक समझना पहले, उन्होंने पहले ऐसे लिखना कि यंग ने व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण को दिखाने के लिए 3 पर्दे का उपयोग किया। पहले पर्दे का नाम जैसा कि चित्र में दिखाया गया है एम, दूसरे का नाम एन, तीसरे का नाम ओ है। पहले पर्दे पर एक पतली छिद्र की जाती है और उससे समान दूरी पर दूसरे पर्दे एन पर 2 छिद्र किए जाते हैं, जबकि तीसरे पर्दे पर कोई छिद्र नहीं होता है। पहले पर्दे के सामने एक तीव्र प्रकाश का स्रोत रखते हैं जहां से निकला तरंगाग्र जब दूसरे पर्दे पे पहुंचता है तो यहां से एक नया स्रोत बन जाता है, 2 अलग अलग नया स्रोत बन जाता है और ये दोनों समान कला में होते हैं। दूसरी बात, इस चित्र को दिखाने के लिए श्वेत प्रकाश के किरण का उपयोग नहीं किया गया। इस चित्र को दिखाने के लिए एक तरंगदैर्घ्य यानी एक रंग के प्रकाश का उपयोग किया गया। तो एक वर्णी प्रकाश, जिसका इंग्लिश होता है मोनोक्रोमैटिक लाइट, यानी एक वर्णी, एक वर्ण मतलब कलर, रंग, तो एक रंग के प्रकाश का उपयोग किया गया। चूंकि यह S1 और S2 एक नए स्रोत की भांति कार्य करते हैं और दोनों पहले स्रोत से समान दूरी पर है यानी समान कला में है, तो इन दोनों स्रोतों को हम कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। यानी समान कला में स्थित 2 स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। याद रखिएगा, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, कला संबद्ध स्रोत, कोहेरेंट सोर्स, कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं? तो आपका आंसर होगा समान कला में स्थित 2 प्रकाश स्रोत कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। तो यहां से एस से समान दूरी पर स्थित होने के कारण ये दोनों नए स्रोत जहां से प्रकाश तरंग निकलता है और आपस में सुपरपोज करता है यानी अध्यारोपित होता है, उन दोनों स्रोतों को हम कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। क्लियर हो गया यहां पर आपका? जब यहां से दोनों तरंग निकलते हैं तो आपस में अध्यारोपित होती हैं। अध्यारोपण के पश्चात हम देखते हैं कि तीसरा पर्दा ओ पर एकांतर रूप से चमकीली और
अंधेरा यानी अदीप्त धारियां दिखाई देती हैं, जिन्हें हम व्यतिकरण चित्र कहते हैं। हो गया फाइनल। अब अगला टॉपिक आपसे पूछेगा कि अंक का प्रयोग बताइए और व्यतिकरण चित्र की चौड़ाई बताइए, यानी फ्रिंज की चौड़ाई बताइए। जैसे ब्राइट फ्रिंज थे, दो कंसेक्यूटिव फ्रिंज के बीच की दूरी चौड़ाई, दो डार्क फ्रिंज की चौड़ाई बताइए, दो ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई बताइए, ये आपसे पूछेगा। तो हमारा अगला टॉपिक और ये फाइनल टॉपिक है इंटरफेरेंस का, कि ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई यानी फ्रिंज विड्थ और डार्क फ्रिंज की चौड़ाई, यानी हम हेडिंग देंगे फ्रिंज विड्थ, बाद में उसी में निकालेंगे डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज के लिए। आइए अब इसको बताने के पूर्व, जब ये चैप्टर हम स्टार्ट किए थे तो दो टॉपिक बताए, एक टॉपिक बताए थे जो बेसिक था, जिसकी आज जरूरत है। वो टॉपिक क्या था? कलांतर और पथांतर के बीच संबंध। तो हम रिलेशन बताए थे कि जब कॉन्सेप्ट हो गया, यहां रिवाइज करा देते हैं, जब पाथ डिफरेंस लैम्बडा होता है, जिसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, तो कला में अंतर 2 पाई का होता है। जब एकांतर होता है तो 2 पाई बटा लैम्बडा होता है एक पथांतर के लिए। अब पथांतर अगर कुछ भी हो, जैसे पथांतर यानी x हो, तो उसके लिए कलांतर कितना हो जाएगा? लैम्बडा के लिए 2 पाई, तो एकांक के लिए 2 पाई बाय लैम्बडा, कौन चीज? कलांतर। तो जब x हो तो क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू एक्स, या किसका मान हो गया? कलांतर। अगर माना कलांतर को हम डेल्टा से सूचित कर दें तो हमारा फॉर्मूला होगा कलांतर बराबर 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू पथांतर। x तो हमने माना ना, अब डेल्टा के लिए जो पाथ डिफरेंस होगा, जो पथ का अंतर होगा, रास्ता का अंतर होगा, वो लिखेंगे। यानी फाइनली हमारा फॉर्मूला क्या बना बेटा, कि कलांतर बराबर यानी डेल्टा बराबर 2 पाई बाई लैम्बडा और इंटू पाथ डिफरेंस यानी पथांतर। इसकी जरूरत अभी तुरंत आने वाली है, इसकी तुरंत जरूरत आने वाली है। तो हम लोग जरा इसको देखते हैं, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का फर्क को जरा हम लोग देख रहे हैं कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का फर्क देख लिए। अब आते हैं फ्रिंज विड्थ निकालते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ जिसको बोलते हैं फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज विड्थ क्या है ये जरा हम लोग यहां देख रहे हैं अभी। फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ मिलता कब है? जब दो लाइट वेव्स सुपरपोज करते हैं तभी फ्रिंज विड्थ हमें मिलता है, जो जैसा कि अभी आपने यंग्स एक्सपेरिमेंट में देखा वही बात है यहाँ। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, मान लो यहां पर S1 लाइट सोर्स था और यहां पर S2 लाइट सोर्स था, ठीक है। यहां पे सोर्स ऑफ लाइट को S1 और इसके सोर्स ऑफ लाइट को दूसरा S2 माना। दोनों सोर्स ऑफ लाइट का डिस्टेंस, दोनों के बीच का सेपरेशन 2d मान लिया, स्मॉल d, यह इसका मिडिल पॉइंट है। मान लिया कि इससे स्मॉल d डिस्टेंस पर या कैपिटल D डिस्टेंस पर, इससे कैपिटल D डिस्टेंस पर एक स्क्रीन है, जिस स्क्रीन पर एक पॉइंट है P, जिस स्क्रीन पर यहां पर ऐसे हम डाल देते हैं, एक स्क्रीन है और इसी स्क्रीन पर मान लिया एक बिंदु है, स्क्रीन मतलब पर्दा, यहां पर एक बिंदु है P जहां की तीव्रता हमें प्राप्त करनी है। तो जो लाइट यहां से चलेगा, यहां से लाइट वेव, उसके लिए पाथ S1P होगा, और जो लाइट वेव यहां से चलेगा उसके लिए पाथ S2P होगा। इन दोनों के बीच का सेपरेशन यानी दोनों के बीच की दूरी को, इनके और इनके बीच की दूरी को हमने कैपिटल D माना, तो ये दूरी D हो गई। इस पॉइंट को आप O मान लीजिए और ये दूरी स्मॉल d और इसको स्मॉल d, यानी दोनों के बीच की दूरी 2d मान लीजिए। तो इस फिगर में दोनों लाइट वेव है, ये दोनों जहां से ऐसे ये लाइट वेव यहां चला और ये यहां पर सुपरपोजिशन के कारण यहां की तीव्रता निकालनी है।
माना ये यहां से x दूरी पर स्थित है, तो अब आप बताइए अगर इसके पैरेलल, इसके समानांतर हम लाइन खींचे, ऐसे एक लाइन डालें, तो ये तो स्मॉल डी है, तो ये कितने की हो जाएगी, पूरा x माइनस स्मॉल डी यानी x माइनस डी हो जाएगी। नेक्स्ट, अब यहां से इसकी दूरी, दूसरा फ्रिंज, अगर हम यहां एक लाइन डालें ऐसे, जरा देखो, इस पॉइंट का नाम m मान लें और इस पॉइंट का नाम n ले लें, तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, यहां से यहां x है और यहां से यहां ये स्मॉल d, तो ये भी स्मॉल d यानी x प्लस डी। तो फ्रॉम द फिगर, देखते चलना, चित्र से बहुत आसानी से समझिएगा। माना S1 और S2 दो प्रकाश स्रोत है, कला संबद्ध स्रोत हैं, जिनसे निकले तरंग आपस में अध्यारोपित होती हैं। माना पर्दा पर, किसी पर्दा O पर, वो नहीं डालो इसको, पर्दा T पर एक बिंदु P है, जहां पर अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता हमें प्राप्त करनी है। P को, अब यहां पर जो भी फ्रिंज बनेगा उसको माध्य फ्रिंज, क्योंकि सेंटर पर है तो इसको सेंट्रल फ्रिंज बोलते हैं, माध्य फ्रिंज। तो बोलेंगे माना कि माध्य फ्रिंज O से P की दूरी स्मॉल x है। अतः चित्र से, अब आप देखिए यहां पर चित्र से S1P क्या हो गया, पाथ डिफरेंस, और S2P पाथ हो गया पहला तरंग का, दूसरे का रास्ता कौन हो गया, S2P। तो पाथ डिफरेंस कौन हो गया, यानी जिसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस दैट इज, इसको हिंदी में पथांतर बोलते हैं। तो यहां पर पाथ डिफरेंस कितना हो गया, जरा देखो तो, कौन, तो S2P माइनस S1P है। अब इसका वैल्यू आपको निकालना है कि यह कितने के बराबर है, तो टारगेट बनाइए। S2P का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, इस ट्रायंगल को देखो, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला त्रिभुज देखो, तो S2P स्क्वायर बराबर होगा NP स्क्वायर प्लस S2N स्क्वायर। NP कितना हो गया, तो स्मॉल d प्लस x, तो लिखोगे x प्लस डी का होल स्क्वायर और प्लस कैपिटल D का स्क्वायर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैपिटल D कैपिटल D कैपिटल D, करेक्ट। एंड वैसे ही S1P का स्क्वायर बताओ, तो इसके लिए छोटा वाला त्रिभुज बनेगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस डी का होल स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर। अब आप यहां से ऐसे करिए, S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, घटा लीजिए इसको। अब घटाइएगा तो x प्लस डी का स्क्वायर और प्लस डी का स्क्वायर माइनस x माइनस डी का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस कैपिटल D का स्क्वायर, ये D स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, बच जाएगा x प्लस डी का स्क्वायर। अच्छा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, बिल्कुल होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, S2P प्लस S1P होल इंटू S2P माइनस S1P बराबर, ये कितना हो जाएगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, x प्लस डी का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2xd माइनस, यहां देखो x माइनस डी का होल स्क्वायर, तो जितना प्लस में होगा, जैसे x स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2xd, यहां से x स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल आउट। नाउ इट बिकम्स S2P प्लस S1P, जरा देखना, S2P प्लस S1P और S2P माइनस S1P, ये किसके बराबर, 4xd के बराबर। इंप्लाइज दैट, बेटा यहां से क्लियर हो गया, S2P माइनस S1P इट इज 4xd अपॉन
चाबी नीचे है, 4xd अपॉन S2p प्लस S1p। क्लियर है? अब यहां पर कुछ थोड़ा क्लियर करना होगा तुमको। देखो ये काफी क्लोज होते हैं, हम दूरी दिखा दिए थे। S2p और S1p को हम ऑलमोस्ट, जैसे SP अगर काफी क्लोज हो जाए तो ये S1p को भी कैपिटल D के बराबर लिखे, S2p को भी कैपिटल D के बराबर लिखे, क्योंकि यहाँ जुट रहा है। तो जोड़ने में क्या होता है कि जैसे 2 और प्लस 2 प्लस 0.00001 हो तो उसको 2 मान लेंगे। तो ये दोनों काफी क्लोज है, तो S1p को भी कैपिटल D लिखते हैं, S2p को भी कैपिटल D लिखते हैं। ध्यान देना, यहाँ दिमाग नहीं लगाना है, प्रैक्टिकल चीज है। तो यहाँ पर क्या करोगे कि एज जैसा कि S1p ये लगभग बराबर होता है S2p के, और ये सब कैपिटल D के बराबर होता है। सो इसलिए अब हमारा पथांतर का जनरल फॉर्मूला आ गया S2p माइनस S1p का, कि 4xd और बाई d प्लस d 2d। समझ में आई बात? तो देयरफॉर S2p माइनस S1p बराबर 2xd बाई कैपिटल D। यह एक पाथ डिफरेंस का बेटा जनरल फॉर्मूला हो गया, पाथ डिफरेंस का यह एक जनरल फॉर्मूला हो गया। तो फिर थोड़ा पाथ डिफरेंस का यह, बैठिए ना 2 मिनट, पाथ डिफरेंस का यह एक जनरल फॉर्मूला हो गया। बात क्लियर है आप लोगों का? इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, यह पाथ डिफरेंस का एक जनरल फॉर्मूला हो गया। अब आइए देखिए पाथ डिफरेंस, जैसा कि आपने यहां देखा कि फ्रिंज हमारा कैसे बनता है, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। कहां पर? तो यहां पर ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। तो हम लोग पहले पाथ डिफरेंस निकालेंगे कि चमकीली फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस चमकीली फ्रिंज को निकालने के लिए यहां पर हम आपको बताए हैं। देखिए ये पाथ डिफरेंस हो गया, थोड़ा पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच यहां रिलेशन है, आपके सामने है, देख सकते हैं। अगर हम पाथ डिफरेंस डाले ब्राइट फ्रिंज के लिए, डेल्टा डाले ब्राइट फ्रिंज के लिए, तो पाथ डिफरेंस निकलेगा ब्राइट फ्रिंज का। अगर डेल्टा डाले डार्क फ्रिंज का तो पाथ डिफरेंस निकलेगा डार्क फ्रिंज का। तो वही, चूंकि यहां पर ये जो फॉर्मूला है हमारा पाथ डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला है, पथांतर का यह एक सामान्य सूत्र है। अब इस सूत्र में अगर हम निकालें कि इस पाथ डिफरेंस ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होगा, तो ब्राइट फ्रिंज वाला कंडीशन डालना होगा। तो आइए जरा हम इस रिलेशन को, इसको याद रखिएगा। अब इस रिलेशन को हम बनाते हैं। देखिए अगला हेडिंग हो गया हमारा पाथ डिफरेंस फॉर ब्राइट फ्रिंज। इसको हिंदी में बोलते हैं चमकीली फ्रिंज के लिए अंतर। आइए देखिए यहां पर, तो अब हम लोग थोड़ा क्लियर करते हैं। यहां पर वी हैव, हमारे पास है डेल्टा 2n पाई। ब्राइट फ्रिंज के लिए कलांतर कितना आता है फेज डिफरेंस 2n पाई। अब आते हैं, चूंकि ये रिलेशन को जरा देखो, पाथ डिफरेंस, यहां रिलेशन है पाथ डिफरेंस बराबर, यानी पाथ डिफरेंस पथांतर कहते हैं इसको, लैम्डा बाई 2 पाई, लैम्डा बाई 2 पाई इंटू डेल्टा। क्लियर हो गया? तो डाल दो, देखो यहां लैम्डा बाई 2 पाई इंटू डेल्टा, तो डालो। चूंकि पाथ डिफरेंस बराबर, तो पाथ डिफरेंस कितना है, यानी S2p माइनस S1p बराबर कितना, लैम्डा, बैठिए ना, लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस यानी 2
2n पाई। यहां पर S2p माइनस S1p का वैल्यू हमें निकल चुका है 2xd बाई कैपिटल D एंड इट इज इक्वल टू लैम्डा बाई, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, 2 पाई से ये 2 पाई को कैंसिल कर दिए तो n इंटू लैम्डा। अब देखो यहां से कितना अच्छा निकल गया, x का वैल्यू यानी x बराबर मल्टीप्लाई कर दो तो n लैम्डा इंटू कैपिटल D और बाई 2d। यह x क्या निकला माय डियर स्टूडेंट? तो x निकल गया यहां सेंट्रल फ्रिंज से p का डिस्टेंस यानी उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां का इंटेंसिटी निकालना था। आप समझ गए ना? तो यहां पर क्या होगा p पर, क्योंकि ब्राइट फ्रिंज के लिए है, यानी जब भी यह x का मान किसका आ गया, इस समय x का जो यह मान आया वह ब्राइट फ्रिंज के लिए आया। तो अब शुरू हो जाओ। अब अगला चीज तुम्हें पूछेगा फ्रिंज विड्थ बताइए। तो फ्रिंज विड्थ यानी फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई, TH है लास्ट में। फ्रिंज की चौड़ाई बताइए आप, कौन से फ्रिंज की चौड़ाई? सवाल है कौन से फ्रिंज की चौड़ाई? तो ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई बताइए। आइए जरा निकालिए। तो अगर हम ऐसे करें xn+1 यानी n प्लस nवा फ्रिंज में से nवा फ्रिंज को घटा दें तो 2 लगातार फ्रिंज की चौड़ाई निकल जाएगी, 2 क्रमागत ब्राइट फ्रिंजों के बीच की दूरी हो जाएगी। तो यहां पर मान निकालो, यही हो जाएगा। इसी को हम बीटा से डिनोट करते हैं, इसीलिए बीटा बराबर, तो xn+1, तो x के फॉर्मूला में जहां n है वहां n+1 रखो, लैम्डा इंटू कैपिटल D बाई 2d माइनस, यहां पर एक बार n के जगह पर xn-1 कहा गया, xn है तो n के जगह पर n रखो केवल, तो n लैम्डा D बाई 2d हो गया। ये आपको दिख रहा होगा, एलसीएम लीजिएगा 2d आ गया, यह n इंटू लैम्डा D प्लस 1 इंटू लैम्डा D यानी लैम्डा D और माइनस n लैम्डा D, n लैम्डा D कैंसिल हो गया तो वैल्यू बीटा बराबर लैम्डा D बाई 2d, ये फॉर्मूला आ गया। यानी देयरफॉर ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई, यानी तुम लिख सकते हो ब्राइट फ्रिंज विड्थ, ब्राइट फ्रिंज विड्थ दैट इज बीटा इज क्या निकला, xn+1 माइनस xn, देयरफॉर बीटा का वैल्यू कितना आ गया, लैम्डा इंटू कैपिटल D बाई 2d। ये हमारा ब्राइट फ्रिंज विड्थ हो गया। तो आपसे पूछेगा ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी बताइए, आप फटाफट इस फॉर्मूला से निकाल दीजिएगा। ये याद रखिएगा, इस पर न्यूमेरिकल भी आएगा, इस पर ऑब्जेक्टिव आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है ना। अब आते हैं डार्क फ्रिंज के लिए, हेडिंग दे दिया जाए डार्क फ्रिंज विड्थ, ठीक है ना। डार्क फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी बताना है, बीटा का मान। तो यहां पर भी ऐसे निकालेंगे, फ्रिंज विड्थ बीटा बराबर, तो xn+1 माइनस xn-1, सॉरी xn, ये निकालेंगे। लेकिन सवाल ये है कि पहले x निकले हमारा, डार्क फ्रिंज के लिए पहले x निकले तब, तो कैसे निकालते हैं? तो चूंकि हमारे पास है यहां पर, चूंकि पाथ डिफरेंस बराबर लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस आया था, देयरफॉर इस वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं। पाथ डिफरेंस का क्या फॉर्मूला है, 2xd बाई कैपिटल D, जस्ट पीछे निकला है, और ये लैम्डा इंटू कैपिटल D, सॉरी बेटा, लैम्डा बाई 2 पाई और इंटू डेल्टा, जो डार्क फ्रिंज के लिए आया था वो डेल्टा कितना था, तो 2n+1 और इंटू पाई, यही आया था। बस यहां पर डालो, यहां से पाई और पाई सिर्फ कैंसिल होगा, यहां से x का वैल्यू कितना हो गया, तो लैम्डा बाई 2 लैम्डा इंटू 2n+1, ठीक, और इसको इधर डालोगे तो 2 इंटू, ठीक है, ये नीचे आएगा x तो कितना हो जाएगा,
कैपिटल डी, जैसे x निकालना है तो इसको भेज दिया इधर, तो लैम्डा बाई 2n+1 इंटू कैपिटल डी और बाई 2d, तो यहाँ 2d लिख देते हैं। एक बार थोड़ा अरेंज कर दिया जाए तो x बराबर आ गया लैम्डा इंटू कैपिटल डी 2n+1 और डिवाइडेड बाई 4d। अब निकालो इसको, उसमें डालो, तो फ्रॉम इक्वेशन इसको 1 मान लो, सॉरी ये तो हो ही गया, ये 1, हमको यही बीटा चाहिए, तो देयरफॉर बीटा कितना हो गया, देखो यहां xn+1 यानी n के जहां n होगा उसमें +1 कर देना है, ठीक। तो क्या डालोगे, लैम्डा इंटू कैपिटल डी स्क्वायर ब्रैकेट 2n+1 डिवाइडेड बाई 4d माइनस xn, यानी जहां n है n ही रहने दो, तो कितना हो गया लैम्डा डी 2n+1 और डिवाइडेड बाई 4d। अब इसको सॉल्व कर देना है, यानी इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, हो तो गया, और इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, जगह बनाइए इसके लिए और सिंप्लीफाई करिए। देखिए implies that, तो बीटा यहां से एलसीएम ले लो, 4d एलसीएम हो गया। अब इसको सॉल्व करो, लैम्डा कैपिटल डी इंटू 2n +2 +1, देखो यहां से 2n +2, तो कितना 2n+2 आई तो प्लस है, यहाँ इंटू नहीं है, ये मल्टीप्लाई ऐसे 1 है, तो +1, तो कितना हो जाएगा 2 + 1 3, यानी ये हो गया 2, ठीक है, 2n+3 ब्रैकेट बंद और माइनस लैम्डा डी, और ये हो गया 2n+1 बाई 4d। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो बीटा का वैल्यू आ गया, एलसीएम हो गया 4d, ये हो गया 2 इंटू n इंटू लैम्डा डी प्लस 3 लैम्डा डी माइनस, फिर मल्टीप्लाई कर 2n इंटू लैम्डा डी और माइनस लैम्डा डी, यहां से 2n लैम्डा डी कैंसिल हो गया, 3 लैम्डा डी माइनस लैम्डा डी यानी 2 लैम्डा डी, 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई 4d, यहां से कैंसिल हो गया, देयरफॉर बीटा लैम्डा डी बाई 2d। आपने क्या देखा, ब्राइट फ्रिंज की जितनी चौड़ाई होती है उतना ही डार्क फ्रिंज की भी चौड़ाई होती है, यानी दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेज की बीच की दूरी, यानी दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेज के बीच की दूरी, दो क्रमागत ब्राइट फ्रिंजों के बीच की दूरी, सेपरेशन बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेज, दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी बीटा बराबर लैम्डा डी बाई 2d, या डार्क और ब्राइट दोनों के लिए बराबर होता है। तो आपसे पूछेगा, मुझे लगता है कि सेवरल टाइम्स जेई में, इवन इंटरमीडिएट में भी पूछ देता है नीट में, कि ब्राइट फ्रिंज विड्थ क्या होता है, लैम्डा दे देगा आपको, 2d दे देगा, d दे देगा, 2d आपको खुद करना है, कैपिटल D दे देगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें कैपिटल D क्या है, तो दोनों स्क्रीन के बीच का सेपरेशन, 2d क्या है, तो दोनों जो कोहेरेंट सोर्सेज है, दोनों जो स्लिट है उनके बीच की दूरी है, बस लैम्डा जो पर्टिकुलर लाइट, जिस कलर का लाइट यूज कर रहा है इस एक्सपेरिमेंट में, उसी कलर का वेवलेंथ है। अब ये सब नहीं देगा तो अब भगवान थोड़ी कि आपसे बन जाएगा, तो आप समझिए प्रोसेस को, डेटा पक्का क्वेश्चन में रहेगा ही, बस आपको ध्यान ये देना है कि फॉर्मूला रट तो जाइए ही, लेकिन कौन क्या है ये याद रखना जरूरी है, तभी जाकर होगा। और इस तरह से आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कंक्लूड होता है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसको हिंदी में प्रकाश का व्यतिकरण बोलते हैं, यह आपका संपन्न होता है। ओके, थैंक यू।